नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पे हम लोग 1 से लेके 19 तक का सारा क्वेश्चन कर चुके थे। आज की क्लास में हमारा आगे का सवाल होगा। उम्मीद है सारे सवाल जो हम आपको बताए थे उसको आप अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी किए तो आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, वरना इस चैप्टर के अंदर दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि वो बहुत छोटे-छोटे सवाल हैं और छोटे कॉन्सेप्ट जो सवाल के बीच में आएँगे तो फिर आपको परेशानी होगी, है ना? ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आगे के कार्यक्रम को। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 5200 की धनराशि दो भाग में इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज और द्वितीय भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज बराबर है। अब देखो, ये कोई खास सवाल नहीं है, बस सवाल को लिखने के तरीके को बदल दिया गया। सवाल क्या कह रहा है कि टोटल हमारे पास जो मेन है वो 5000 रुपया है। इसको दो भाग में हम बांट रहे हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। अब कह रहा है पहले भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए ब्याज, पहले भाग का 3% और 8 साल के लिए, यानी कि हम सीधे बोलते 24%। ठीक है, और दूसरे भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष, 5% और 3 वर्ष, यह है 5% और 3 वर्ष, यानी कि दूसरे का 15, ये बराबर है। ये तो सवाल कर रहा है पहले का 24% और दूसरे का 15% बराबर है, क्योंकि ब्याज निकालने का तरीका यही तो हम लोग सीखे थे। अब देखो, अगर पहले के क्लास को तुम सही से किया नहीं होगा तो फिर परेशानी होगी, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो आपको वो चीज करना पड़ेगा। तो बस खत्म हो गया। अब देखो, ये इस तरह के सवाल है ना, अगर कुछ कटे पिटे तो उसको आप काट सकते हो। कितना कटेगा? 3 8 24, 3 5 15, है ना? यानी क्या हो गया, ये P8P बराबर 5D, मतलब P/D बराबर हम 5/8 लिख सकते हैं। मतलब अगर हम ये तुमसे बोले कि रेशियो की बात करो तो P/D, यानी कि पहला रेशियो दूसरा कितना है? 8, 5/8 है। तो हम मान लेते हैं पहला का वैल्यू ही 5 है और दूसरा का वैल्यू ही 8 है। तो मेरे हिसाब से अगर पहला वैल्यू 5 है, दूसरा वैल्यू 8 है, तो दोनों को जोड़ के कितना मिलेगा? 13। लेकिन सवाल कह रहा है कि दो भाग में बांटा है और दोनों को जोड़ के तो 5000 मिलना चाहिए। ये कुछ गलत है, 5200 है, सॉरी, ये तो 5200 मिलना चाहिए ना। यानी कि 13 का वैल्यू कितना हो गया? 5200। एक का वैल्यू कितना हो गया? 13 चौका 52, 400 हुआ ना। एक का वैल्यू अगर 400 हो गया तो हमसे जो भी पूछे, अगर पहला भाग पूछेगा तो ये 5 माने थे, जबकि एक का वैल्यू अगर 400 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। अगर दूसरा का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो दूसरा का वैल्यू 8 है और एक का वैल्यू चूंकि 400 है तो 8 का वैल्यू क्या होगा? 8 चौका 3200। होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो, ये तो बाय प्रोसेस हुआ कि हम लोग पूरा एकदम अच्छे से आपको समझाने के लिए बोर्ड पे बना रहे हैं, पर सवाल जैसे ही आपको देगा ना कि अगर 5200 की राशि है, पहले भाग पर 5%, 8% के हिसाब से 3 साल के लिए, यानी कि पहला का 24 हो गया और दूसरा का 15 हो गया, ये आपस में बराबर है। तो पहला बटे दूसरा हो गया हमारा 8 के 24, सॉरी 3 8 24, 3 5 15, 5/8। तो हम ऐसे सोचेंगे 8 5 13, 13 चौका 52, यानी कि 400 हो गया एक का वैल्यू, 8 चौका 3200 और 5 चौका 20, 2000। ये हम इस तरीके से सोचेंगे। सवाल इतना लतार के नहीं लिखना है ना, क्योंकि इस तरीके से लिखोगे फिर बनाने का क्या फायदा मेरा, एग्जाम से तो पहले ही आउट हो जाएंगे आप, है ना। तो आप थोड़ा सा कंसस होकर इस तरीके से दिमाग में सोचना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। देखो, हम इतना दूर नहीं बनाएंगे, आपको समझना है। 2100 की राशि को दो भाग में उधार पर इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज और द्वितीय भाग पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है? दूसरा भाग इस बार पूछ रहा है। 2100 को दो भाग में बांटना है, 6% 4 वर्ष, यानी कि 24, पहला का 24 और दूसरा का 9%, दूसरा का 18 हो गया, दूसरा का हो गया 18, ये बराबर है 6 चौका 24, 6 का 18। तो पहला बटे दूसरा हो गया, पहला बटे दूसरा कितना हो गया तुमको? 3/4। तो 4 3 7, 7 का वैल्यू है 2100। अरे भाई कुछ नहीं किए हैं, पहला बटे दूसरा कितना हो गया तुमको? 3/4। तो पहला को अगर 3 माने, दूसरा को 4 माने, तो मेरे हिसाब से टोटल कितना हो गया? 7, पर टोटल है कितना? 2100।
तो 7 का वैल्यू 2100, तो 1 का वैल्यू 300 हो गया, 3 तिया ये हो गया 900, दूसरा भाग हो गया कितना, 3 चौका 1200। हमको दूसरा भाग ही पूछा है तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी बात समझ में? ओके, अब हम बात करते हैं 22 नंबर सवाल का। कह रहा है 133100 की धनराशि 3 भाग में बांटा गया। अब यहाँ सवाल 2 भाग नहीं रहा, 3 भाग हो गया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा समझना, कुछ चीज यहाँ हम करेंगे, इसको आप देखिएगा। अगर 2 भाग था हमारे पास तो इजीली हम दोनों का रेशियो निकाल लेते थे, पर अगर ये 3 भाग होता, जरा सोचो, हमको काट पीट के आता, पहला गुना 4 बराबर है दूसरा गुना 5 बराबर है तीसरा गुना 7, मान लो ऐसा कुछ आता, तो हम आसानी से 2 नंबर थे तो हम दोनों को कर लेते थे, रेशियो निकल जाता। पर यहां तो पहला दूसरा तीसरा का रेशियो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब उस मुश्किल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस बात को थोड़ा समझते हैं, लेकिन समझने से पहले एक छोटे से टेक्निक की बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर तुमसे पूछे हम 2, 3 और 5, ये 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, कितना भी नंबर देते कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा नंबर देने से होगा क्या, कैलकुलेशन लेंथी होगा, हमारी क्वालिटी को थोड़ी चेक कर सकता है एग्जामिनर, कैलकुलेशन लेंथी होगा, क्या फर्क पड़ता है उसको 2 वैल्यू दे, 3 वैल्यू दे, 4 वैल्यू दे। अब इतना लंबा सवाल तो एग्जामिनेशन हॉल में देगा नहीं तुमको, समझना। तो अब सवाल क्या कर रहा है, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए 3 या 4 हिस्सा जितना भी दे दे, कह रहा है कि 3 हिस्सों में बांट रहे हैं और वो हिस्सा है 2, 3, 5। अब जरा समझना, तीनों को बराबर करना, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, अभी तो ये बराबर नहीं है, ये तीनों नंबर अलग अलग है। हम चाहते हैं ये तीनों नंबर आपस में बराबर हो। जैसे देखो, हम ये दोनों नंबर को आपस में, ये तीनों नंबर को आपस में बराबर करना चाहते हैं। तो अभी ये बराबर होगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। हम एक यूज करेंगे टेक्निक, थोड़ा समझना। 2, 3, 5 का अगर हम तुमसे एलसीएम पूछे, क्योंकि एलसीएम वो राशि होता है जिसमें सब समाहित होते हैं या सबको उसके हिसाब से बना सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया, तुम सोचो अगर 2 और 3 का एलसीएम तुमसे पूछे, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, तो सीधे बोल देंगे सर 6। मतलब हम 2 और 3, 2 को भी 6 बना सकते हैं, कैसे, 3 से गुना करके, और 3 को भी 6 बना सकते हैं, कैसे, 2 से गुना करके, तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आप इस तरीके से भी करेंगे तो ये सवाल बनेगा, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं। खैर, हम अभी उस बात पे नहीं आ रहे, समझिएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर पहला और दूसरा, हाँ ये सॉरी 3 वैल्यू, पहला दूसरा तीसरा, अगर हम इस तीनों को बराबर करना है तो हम एक काम करते हैं, पहले इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 या 15 दूना 30 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया हमारा, 30 हो गया, ये एलसीएम है हमारा। अगर इस तीनों का एलसीएम 30 है, जरा समझना, 2 को भी हम 30 बना सकते हैं, कैसे, 15 से गुना कर देंगे। 3 को भी 30 बना सकते हैं, कैसे, 10 से गुना कर देंगे। और 5 को भी 30 बना सकते हैं, कैसे, 6 से गुना कर देंगे। कहने का मतलब हो गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राशि हो, दोनों को बराबर करना है, तो हम एक ऐसा वैल्यू कर लेते हैं जो वैल्यू की उस दोनों के द्वारा बनाया जा सके। और ऐसे वैल्यू कौन होते हैं, एलसीएम, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर जिसमें सब के सब समाहित होते हैं, है ना। तो अब जरा सोचो, हम ये 3 वैल्यू, इस सवाल को हम भी इस तरीके से बना सकते हैं। इस सवाल को, ये अभी जो हमारा सवाल होगा, ये प्रोसेस बताने के बाद इस दोनों सवाल को हम अभी तुमको इस तरीके से बताएंगे, समझना। तो अगर एक इसका एलसीएम 30 हुआ तो हम बोल सकते हैं तीनों को बराबर करने के लिए 15 से गुना किया, 30 में 3 से गुना करेंगे और इसमें 6 से गुना करेंगे, तीनों बराबर हो जाएगा। तो अब हमारा सवाल जो ये दिया हुआ था कि 2100 की राशि हो या 5200 की राशि हो, इस दोनों को जरा समझिएगा। अब हम देखो, 5200 टोटल हमारा राशि था, है ना। कह रहा था कि 21, ये 24 और दूसरा पहला हिस्सा 24 और दूसरा कितना है, 5 या 15, है कि नहीं है। तो अगर हम बात करें 24 और 15 की, तो 24, 15 का एलसीएम यहां निकाल सकते हैं। अब 24, 15 का एलसीएम कितना हो गया, देखो 24 और ये रहा 15। कुछ बात मुझे तुमको करना पड़ेगा, अभी हम बता रहे हैं। 3 से 3 8 24, 3 5 15, 8 5 40 या 120 आ गया हमारा एलसीएम। तो मेरे हिसाब से हम ऐसा सोचेंगे कि ये 120 हमारा एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल हमारा कितना था, 5200 नहीं होके 120 था, ऐसा हम मानेंगे। यानी कि 120 बराबर 5200 के बराबर है। आ रही बात समझ में? ओके। अब हमको अगर इसको बराबर, दोनों को बराबर करना है, तो P का मान कुछ हमको ऐसा होना चाहिए जो गुना करके 120 आ जाए। तो तुम सोचो, 24 पंचा 120 होता है, यानी कि P का मान हमारा 5 होगा। और ऐसे भी रेशियो में देखो 5 आया होगा P का मान। अब देखो ये 15 है, इसको 120 बनाना है तो 8 से गुना करना होगा, यानी कि दूसरा का मान 8 होगा। ऐसा ही कुछ आया था ना वैल्यू, 8:5, याद करो, पहला रेशियो दूसरा आया था ना। तो बस यही चीज हमारा होता है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है, यानी कि 22 नंबर सवाल,
उसको थोड़ा सा देखिएगा, तब ज्यादा क्लियर होगा कि हम अभी बताए क्या है आपको। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, अब जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कह रहा है 133100 की धनराशि 3 भाग में बांट रहे हैं। हमारा धनराशि कितना है 133100, ठीक है। इसको 3 भाग में बांट रहे हैं, उसमें ब्याज क्रमशः 1, 2 वो 3 वर्ष के लिए समान होते हैं। 3 भाग में जो बांट रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज एक हिस्सा का, दूसरे हिस्सा का देखो पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। इस पे 1 साल का जो ब्याज मिलता है, इस पे 2 साल का जो ब्याज मिलता है, इस पे 3 साल का जो ब्याज मिलता है, किस दर से, वो सवाल आगे कहेगा। कह रहा ब्याज की दर 4% वार्षिक हो सबके लिए, यानी कि ब्याज सबके लिए 4%। इसके लिए 1 साल के लिए यानी कि 1 चौका 4, इसके लिए 2 साल के लिए 2 चौका 8, इसके लिए 3 साल के लिए 3 चौका 12। मतलब हम ऐसा सोचें कि देखो 4 से समय की बात करें तो यहां समय 1 साल दिया है, यहां समय 2 साल दिया है और यहां समय 3 साल दिया है। ब्याज की दर कितनी है 4%, इसके लिए भी 4%, इसके लिए भी 4%, इसके लिए भी। अब देखो अगर कोई एक क्वांटिटी सेम है, चाहे तो कभी कभी ऐसा होगा कि रेट ही अलग अलग दे देगा, समय सबके लिए सेम कर देगा। अब जैसे इस सवाल में क्या है, रेट सबके लिए सेम है, समय सबके लिए अलग कर दिया। तो जो अगर ऐसा हुआ कि कोई एक चीज सबके लिए सेम आ रहा है, तो जब हम रेशियो लेंगे तो उस रेशियो में तो सारा जो वैल्यू, जैसे कि अगर हम बात करें पहला गुना 4, दूसरा गुना 8 और तीसरा गुना 12, यही आएगा ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये जो 4 4 4 सब में था ये तो कट ही जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर दे रखे हमको, ये तो कटना ही है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि ये 4 जो चीज बराबर होगा ना उसको लिखेंगे। हम ऐसे सोचेंगे पहला का 1, दूसरा का 2 और तीसरा का 3 आपस में बराबर है। अब देखो ये तो अभी बराबर नहीं है, क्यों, इसलिए क्योंकि पहला दूसरा तीसरा का वैल्यू क्या हमको तो मालूम है नहीं। तो आप समझ लेंगे बराबर करने के लिए हम आपको अभी सिखाएं कि क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर ढूंढ के लाते हैं जो कि जिसमें कि ये तीनों मिला हुआ हो, समाहित हो। तो 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए p का वैल्यू 6 रखना होगा, तो 6 हो गया। पहला का वैल्यू यानी कि 6 रुपया है, इसको 6 बनाना है तो ये 2 तो है, d का वैल्यू 3 रखना होगा। और अगर इसको तीसरा को 6 बनाना है तो इसका वैल्यू 2 रखना होगा कि नहीं रखना होगा। अब देखो जरा ध्यान से, हमको पहला हिस्सा मिला 6, दूसरा हिस्सा मिला 3, तीसरा हिस्सा मिला 2, तो 6 3 और 2 11। मेरे हिसाब से तीनों को जोड़ के कितना मिला 11, और तीनों को जोड़ के तो यही मिलना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि इसी को तो 3 हिस्से में हम लोग डिवाइड किए हैं। तो हमारा जो 3 हिस्सा आया यानी कि 6 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, यानी कि मेरा 11 रुपया इसके किसके बराबर है 133100 के बराबर। कुछ कटेगा क्या, 11 का 11, 2 बच गया, 11 दूना 22, 11 ये तो कट गया, 00 121 आ गया। मेरा 1 का वैल्यू कितना हो गया 12100। तो अगर तुमसे पूछेगा कि पहला हिस्सा कितना था ये बताओ, तो 6 गुना 121 आएगा, ये जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि दूसरा हिस्सा कितना है, तो दूसरा हिस्सा ये 3 है, तो 3 में 121 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमको तीसरा हिस्सा पूछता है, तीसरा हिस्सा 2 है, 2 में 121 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा हिस्सा। जैसे कि इस सवाल में हमसे क्या पूछा है कि तो ये बताओ तो सबसे कम धन कितना होगा, तो सबसे कम धन कौन सा है, देखो तो तीसरा हिस्सा ही ना 2 रुपया है, यही वैल्यू हमारा सबसे कम होगा सवाल के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। आप लोग सवाल बोर्ड पे आ रहा होगा, ध्यान से पढ़ेंगे। देखें, कह रहा एक आदमी ने 3 स्कीम में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की धन से निवेश करता है। अब देखो यहाँ समय भी सबके लिए अलग अलग है और सबके लिए रेट भी अलग अलग दे रखा है, ठीक है। वर्ष के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन देखो एक साल की, जितने भी साल की बात हो रही है, उस साल के लास्ट में क्या हो रहा है कि सबको जो इंटरेस्ट मिला वो बिल्कुल बराबर हो रहा है। बस वही बात, तो 6 गुना 6 वर्ष पहला स्कीम जो है 6 वर्ष के लिए है और उस पर रेट कितना है 10%, 6 है 60 हो गया। पहला हिस्सा कितना हो गया 60 हो गया बराबर। दूसरा है 10 वर्ष के लिए 12%, 12 है 120, तो दूसरा हो गया 120। और तीसरा क्या है 12 साल के लिए और 15%, 12 15 180 हो गया, 180 के लिए। अब हम आपको सिखाए थे कि अगर कुछ कटेगा पिटेगा तो बराबर से काट देंगे। देखो पहली बात तो ये 0 0 मर गया। अब 6 से अभी और कटना है इसको, देखो 6 6, 6 दूना 12 और 6 18, यानी कि 1 2 3 आया हमारा। अब जरा गौर से देखो क्या सवाल क्या पूछ रहा हमसे,
तो वर्ष के अंदर बराबर है, तो उसके निवेश के अनुपात क्या करें? यहाँ तो सीधा अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात सीधा हो गया 6:2:3, सॉरी 6 नहीं, मिस्टेक हो गया, 1:2, क्या हो गया अनुपात हमारा 1:2:3। देखो पहला हिस्सा 1, दूसरा हिस्सा 2, तीसरा हिस्सा 3, 1:2:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ ये क्यों नहीं पूछा तुमसे कि बताओ तो सबसे कम हिस्सा में कितना इन्वेस्ट किया गया था। अब देखो इस चीज को बनाने के लिए आपको मालूम है कि अगर पहला हिस्सा 1 रुपया है, दूसरा हिस्सा 2 रुपया है, तीसरा हिस्सा 3 रुपया है, तो मेरे हिसाब से टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 1 + 2 + 3 यानी कि 6 होना चाहिए। अब सवाल तो ये नहीं ना कहा कि 2000 रुपया को इन्वेस्ट किया गया 3 हिस्सा में, ताकि हमको ये मालूम जाए कि ओवरऑल जो हमारा क्वांटिटी है वो 2000 रुपया। मेरे हिसाब से ओवरऑल क्वांटिटी कितना है 6 रुपया। तब इस 6 रुपया का वैल्यू तो सवाल दिया ही नहीं, इसलिए आपको रेशियो पूछा, किसी का वैल्यू नहीं बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सवाल हमसे कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने में स्वयं का 15/10 गुना हो जाता है। अब सवाल का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। इस सवाल के लिए थोड़ा सा कुछ चीज को हम लोग पहले सीखेंगे और तब अप्लाई करेंगे सवाल। देखो एक चीज सोचो, सवाल तुमसे ये कह रहा है कि कोई राशि है जो 5 साल में अपने आप का 2 गुना हो गया। तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर हम 100 रुपए बैंक में जमा करके रखे थे अपने अकाउंट में, 5 साल के बाद हमको टोटल अकाउंट में दिखा 200 रुपया, मतलब 100 रुपए तो हम जमा खुद किए थे, बैंक हमको जितना दे रहा है एक्स्ट्रा वही तो हमारा ब्याज है। यानी कि हमको ब्याज कितना मिला 100 रुपया ही ब्याज मिला, क्योंकि 200 रुपया अगर मिल रहे हैं तो 100 रुपये तो हमारे खुद का था, अब वो 100 रुपये हमारे ब्याज हो गए। तो आपसे सवाल यही कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष 6 महीने में, 2 वर्ष 6 महीने कहने का मतलब क्या हो गया, आप देखिए ये सब चीज आपको आगे काम पड़ेगा। 2 वर्ष में है लेकिन 6 महीने में है। एक बात बताओ हमको जरा, क्या ये दोनों आपस में अभी जुड़ सकते हैं? नहीं जुड़ सकते। क्यों? क्योंकि 1 वर्ष में है और 1 महीना में है, तो ये कभी नहीं जुटेगा। या तो दोनों के दोनों महीने में आ जाए या दोनों के दोनों साल में आ जाए, तभी जोड़ सकते हैं हम लोग। तो हम एक काम करेंगे, ये 2 साल तो है ही, ये जो 6 महीने हैं, तो महीने में अगर हम 12 से भागा देते तो ये कितना बन जाएगा ईयर। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 1/2 ईयर, यानी कि 2 सही 1/2 साल हमारा टोटल अब हमारा ये समय हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर यही दे देता 4 साल 3 महीने, 4 साल 3 महीने, तो ये अभी नहीं जोड़ सकते, इसको ऐसे ही बोलना पड़ेगा 4 साल 3 महीने। इसको किसी साल में नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते 4.5 साल 4.25 साल, ऐसा अभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि 1 महीने में है 1 साल में, तो अभी जोड़ तो नहीं सकते। हाँ, अब हमारे पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है हम लोग के पास, तो हम लोग समझ सकते हैं कि चलो भाई ऐसा हो गया कि 3 महीने तो 1/4 साल के बराबर है। तो अब इसको पहले कैसे करेंगे, तो 4 साल तो है ही, अब इस 3 महीने को 3/12 से अगर भागा कर दे तो अब ये महीना बन जाएगा किसमें, साल में बन जाएगा। तो फिर आप दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 चौका 12 यानी कि 4 सही 1/4 साल टोटल हम बोल सकते हैं, है ना। पहला बात तो हमको यहां से ये समझ आया। अब दूसरी बात जो यहां से आती है वो क्या, आप समझेंगे थोड़ा। क्या भैया, हाँ, अगर कोई राशि, समझना, अगर कोई राशि है, मान लो आप थोड़ी देर के लिए 50 रुपया ही लेते हैं, कह रहा है 2 साल में ये कितना हो जा रहा है, अपना 5/7 गुना हो जा रहा है। 2 साल में ये कितना हो गया, जितना था उसका 5/7 गुना हो गया, सॉरी तब तो घट ही जाएगा, 7/5 गुना हो जाएगा। ये कितना हो गया भैया, 7×5 = 35, यानी कि 350/5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 70 रुपया। अब अगर ये बोल देता, जरा सोचो 7/6, फिर हमको यहां पे परेशानी आना शुरू हो जाता। क्या कि 7×5 = 350 तो आप ऊपर लिख देते, लेकिन 6 से भागा नहीं लग सकता इसमें, अगर लगाएंगे भी तो फिर पूर्णांक में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो इसलिए हम लोग एक यहां पे तरीका यूज करते हैं, उस तरीके को आप समझेंगे। देखो जब मानना ही है कोई राशि, दिया तो नहीं कि कौन सा राशि, तो हम एक काम करेंगे, क्या कि हम ऐसा चीज मानेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को इजी कर दे, आसान कर दे, ठीक है। तब उसको हम लोग देखेंगे कैसे मानते हैं। कह रहा है कि अगर कोई राशि कोई एक मूलधन है जो 2 साल के अंदर अपने आप का 7/10 टाइम्स हो जा रहा है, जरा समझना,
कोई एक ऐसा राशि है जो 2 साल में अपने आप का 7/10 टाइम्स हो जा रहा है। ये राशि खुद का 7/10 गुना हो जा रहा है। अरे ये क्या मजाक है यार, कभी कम हो सकता है क्या? इंटरेस्ट ऐसा होता है कि कभी कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। चलो मिस्टेक हो गया, समझना। यानी कि ये बन कितना गया? ये बन गया 10p/7। बना के नहीं बना? यानी कि ये जो है ना, ये क्या है? मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलके है ये। अगर कोई राशि 100 रुपए तुम कुछ दिन के बाद देखा तो 200 बन गया। ये जो 200 है केवल इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। अब यहां हम ऐसा कौन सा संख्या माने जो हमको यहां गुना करने में काटने में आसान हो, जरा समझना। तो हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि वो राशि ही हमारा 7 था, जो कि 2 साल में 7 का 10/7 हो गया। इससे फायदा क्या हो गया? ये 7 से 7 कट जाएगा। हम बोल सकते हैं कि अगर हम 7 रुपया रखे थे तो 2 साल में हमारा बन गया 10 रुपया। यानी कि अगर हम बात करें 2 साल में हमारा ब्याज कितना मिला, तो 3 रुपया मिला ब्याज। हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल में जब तुमको ये बोले कि ब्याज उसका 5/7 गुना हो जाता है, कोई मूलधन अपना 17/2 गुना हो जाता है, कुछ भी इस तरह का सवाल जब दे तो आप ध्यान से देखिए कि ऐसा संख्या मानेंगे जो उससे कट पिट जाए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम क्या बोलते हैं, इस सब बात को भी थोड़ा सा सोचना बंद करो और आप ऐसे सोचेंगे क्या, ये कह रहा है कि कोई राशि कितना बन जा रहा है? अपना अपना 10/7 गुना 10/7, फिर वही कहानी। हाँ ठीक है, 10/7 गुना बन जा रहा है। तो हम मानेंगे कि वो राशि जो था, पहले प्रिंसिपल हमारा 7 था, प्रिंसिपल का वैल्यू कितना था हमारा 7, जो अब कितना बन गया? 10 बन गया। ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया, है ना। यानी कि 7 से बन गया 10, तो इंटरेस्ट हमारा कितना मिल गया? 3 रुपया। हम ऐसा सोचेंगे। बात समझ में आ रही है? अब हम आपके सवाल पे आते हैं और सवाल को डील करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सवाल आपसे क्या रहा है? तो क्वेश्चन नंबर ये कितना भैया? 24। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं का 15/10 गुना हो जा रहा है। स्वयं का कितना हो जा रहा है? 15/10 गुना हो जा रहा है। मतलब हम क्या मानेंगे? ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या हमारा? इंटरेस्ट है। समझना, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट है। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या हो गया? हमारा अमाउंट। 10 रुपया अगर 15 रुपया बन गया तो 2 साल 6 महीने, यानी कि अभी सिखाए तुमको 2.5 साल। कैसे करेंगे? 2 साल और 6 महीने, 6/12 कर देंगे, 1/2, 2 दूना 4, 5/2 साल हो गया हमारा, हुआ ना 2.5 साल। यानी कि 5/2 ईयर में हमको कितना ब्याज मिल रहा है? 5 रुपया। क्योंकि 10 से अगर वो 15 हो गया तो ब्याज कितना मिला? 5 रुपया। आगे बढ़ते हैं, सवाल क्या कह रहा है? 2.5 साल में उसको ब्याज मिल रहा है 5 रुपया। तो क्या करें? ब्याज की दर ज्ञात करें। दर ज्ञात करने में तो कोई बात ही नहीं। अच्छा एक बात और, आपको याद हो पिछले क्लास में हम आपको एक सिखाए थे क्या, कि जब भी रेट निकालना होता है तो रेट आप कैसे निकालेंगे? समय में, यानी कि 1 साल पे, अगर कुछ ना बोला हो तो। दूसरी बात, हमेशा रेट 100 रुपए पे निकलते हैं। रेट 10 रुपए, 5 रुपए, 18 रुपए पे नहीं निकलते हैं। रेट डिफाइन होता है 100 रुपए पे, है ना। अब जरा समझना, 5/2 साल यानी कि 2.5 साल में कितना ब्याज मिला तुमको? 5 रुपया। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5/5/2, इतना रुपया मिलेगा। अब इसी को थोड़ा स्टाइल मार के हमको लिखने का तरीका आना चाहिए कि सर 5 तो है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। ये जो 5/2 है, इसको पलट के गुना करते हैं तो 2/5 आता है। हम लोग जानते हैं ये सब चीज। तब ये सब बच्चा क्लास में हम लोग सीख चुके थे, तब उस चीज को समझेंगे। 5/2 करना है तो ये 2 ऊपर चले जाएगा। देखो 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है 10/2 कट जाएगा, 5 से 5 2 रुपया। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है इसको? 2 रुपया। तो सर अगर 1 साल में ब्याज मिल रहा है इसको 2 रुपए, कितने रुपए पे? कितने रुपए पे? 10 रुपया पे। 10 रुपया पे ही ना मिल रहा है, तो 10 रुपया पे इसको ब्याज मिल रहा है कितना? 2 रुपए। 1 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा? 2/10 रुपए। तो 100 रुपए पे ब्याज कितना मिलेगा? काट देंगे, 10 से 10 कट गया, 10 दूना 20% हमारा आंसर हो जाएगा रेट का वैल्यू। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 24 और यहां हम डिफाइन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, कह रहा किसी राशि का साधारण ब्याज, सॉरी कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 35 साल में स्वयं का 79/16 टाइम्स हो जाता है, तो आर का मान ज्ञात करो। दिस वही का सवाल है। अपने 35 साल में वो कितना हो जा रहा है? 16 से 79। देखो
79/16 टाइम्स कहने का मतलब 16 रुपया कितना बन गया? 79 रुपया। तो ब्याज कितना मिला? 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 रुपया का ब्याज मिला। कितने साल में? 35 साल में अगर 63 रुपया का ब्याज मिला तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 63/35, इतना ही मिलेगा ना एक साल में। अब देखो ये जो ब्याज मिल रहा है हम कितने रुपए पे बात कर रहे हैं? 16 रुपए बने थे 79, यानी कि 16 रुपए पे ब्याज मिला था 63। तो 16 रुपए पे इतना ब्याज मिला तो 1 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? 16 से भागा दे देंगे। तो 100 रुपए से कितना ब्याज मिलेगा? तो 100 से गुना कर देंगे। अब देखो काटने पीटने आना चाहिए तुमको, ऐसे सीखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर कोई उपाय नहीं है भैया। अब कुछ कटेगा क्या? हाँ, 7 × 35, 7 × 63 और कट रहा है 5 से हो गया तुम्हारा 20 हो गया और कटेगा क्या? हाँ, 4 चौका 16, 4 पंचा 20, 9 पंचा 45/4, 45/4 और काटना चाहो ये रेट का वैल्यू निकाल दो। 4 का 4, 4 का 4, 4 पंचा 20, यानी कि 11.5% ये हमारा रेट का वैल्यू निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर उसके मूलधन का 9/35 हो रहा है। वही बात, 9/35 मतलब क्या हो गया? कोई समान 35, 9/35, एक मिनट, कोई राशि का साधारण ब्याज, इस बार ब्याज दिया है, ये नहीं बोल रहा है कि राशि हो गया अपना 7/13 गुना, नहीं, इस बार कह रहा है साधारण ब्याज जो है किसी राशि का वो 9/35 है। मतलब हम इसको कैसे सोचेंगे? 35 रुपया अगर हमारा इंटरेस्ट है तो उस पर हमको ब्याज कितना मिल रहा है? 9 रुपया। ब्याज कितना मिल रहा है? 9 रुपए। ठीक है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना हो, ब्याज की वार्षिक दर 5/7 गुना हो किसके? समय का संख्यात्मक मान के बराबर। अच्छा, दर जो है यानी कि रेट का जो वैल्यू है 5/7 गुना किसके है? टाइम के। इतना सवाल बोल रहा है। तो ब्याज दर ज्ञात करें, यानी कि यहां हमको निकालना क्या है? रेट का वैल्यू निकालना। अब देखो एक चीज थोड़ा समझना, कुछ चीजें इतनी सिंपल होती हैं जो आपको नॉर्मल कैलकुलेशन से भी बन जाएगा। तो झूठ मूठ का वहां पे जबरदस्ती का कोई तरीका नहीं घुसेड़ देना, वरना सवाल और लेंदी हो जाएगा और कितने चीजों को दिमाग में आप टेक्निकली याद रख पाओगे? नहीं याद रख सकते। थोड़ा दिमाग से बनाने की कोशिश करो। देखो हमसे सवाल क्या कह रहा है कि 35 रुपया अगर हमारा प्रिंसिपल है तो 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितने साल में भैया? तो वो साल नहीं दिया है, लेकिन एक टर्म दे रखा है क्या कि रेट जो है ना वो टाइम का 5/7 टाइम्स है। हमको निकालना रेट है। तो एक बात बता, फार्मूला हमारे पास तो है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? P × R × T/100, ये हम जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे जो उसका वैल्यू है 9 वो रख दिया। P प्रिंसिपल का वैल्यू 35 है, प्रिंसिपल का वैल्यू 35 रख दिए। अब निकालना हमको रेट। देखो रेट और टाइम में रिश्ता दिया हुआ है, यानी कि रेट को हम टाइम में या टाइम को हम रेट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम करेंगे किस में एडजस्ट? जो हमको ज्यादा जरूरी है। मतलब हमको निकालना क्या है? रेट। तो आर तो चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा जो यहाँ टी है ना, इस टी को रेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जरा सोचो, आर बराबर अगर 5/7 टी है तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 7 यहां गुना हो जाएगा, 7R/5 लिख सकते हैं। बस खत्म। आर के जगह आर रहने दिए, टी के जगह पे लिख दिया हम लोग 7R/5 और ये 100 पहले से दे रखा है। अब नॉर्मली इतना हम लिख के तुमको समझाएं, अभी समझाने के लिए आप बिल्कुल इतना लिखना थोड़ी है, सीधा सीधा लिखना है। तो अब कुछ कटेगा तो काटेंगे। क्या कटेगा? 5×7=35, ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा, ये 100 इधर आके गुना हो गया और 5×7=35, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 × 7 ऊपर जो है नीचे आ जाएगा 7 × 7। अब देखो ये अभी हम लिख रहे हैं, तुमको दिखेगा, करने का कोई जरूरत नहीं। इधर बच क्या गया? R × R²। जरा सोचो R² का वैल्यू अगर इतना है तो R का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रूट लगाना पड़ेगा, है ना। एक ही बार में हम सब कुछ कर दिया। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, सब चीज समझ में आ जाएगा। हम कुछ किए नहीं है। अब देखो रूट से हम जानते हैं कि जो वैल्यू 2 बार होता है एक बार बाहर निकल आता है। तो यहाँ 100 है तो 100 का क्या बाहर निकलेगा? 10। 9 है तो 9 का क्या बाहर निकलेगा? 3। और 2 बार 7 है तो एक बार 7 निकल गया, तो 10 या 30/7, यानी कि 30/7% हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, तो चलिए हम अब अगले सवाल पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ होगा हमारा 27। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 27। देखो कह रहा है किसी मूलधन P पर R% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज P का 16/25 हो रहा है। ब्याज हो जा रहा है 16/25, अर्थात
अगर ब्याज की बात कर रहा है वो हो जा रहा है 16/25, यानी कि 25 हमारा प्रिंसिपल है, 16 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है। 25 रुपए पे 16 रुपए तुमको ब्याज मिल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि r वर्ष की संख्या n के बराबर है, यानी कि रेट जो है, देखो क्या कह रहा है, यदि r वर्ष की संख्या n के बराबर है, यानी कि r का जो वैल्यू है वो वर्ष की संख्या के बराबर है, यानी कि r का वैल्यू टाइम के बराबर है ना। यहां टाइम को वहां सवाल में n से रिप्रेजेंट कर दिया है। कह रहा है कि यदि r का वैल्यू t के बराबर है तो क्या ज्ञात करें, n का मान, यानी कि टाइम का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, टाइम का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। फिर वही कहानी, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 16 बराबर p r। अब देखो हमको t चाहिए तो सवाल में t रखना होगा, r को t में कन्वर्ट कर दो। अब तुम देखो हमको t चाहिए तो p इंटू r इंटू टी, क्यों, r का वैल्यू t है तो r की जगह भी t रख दिया, t तो t है ही, इंटू 100 तो 25 से काट दिया 16, 25 चौका 100 आ गया, 16 चौका 64, टी स्क्वायर बराबर 64, तो टी का वैल्यू √64 यानी कि 8 आएगा हमारा आंसर, ये हमारा 8 आ जाएगा। समझ रहे बात को। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 27। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 हो जा रहा है। अब ये सवाल बना है क्या, नहीं बना है। साधारण ब्याज जो है 25/36 हो जाता है। वर्ष की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है, तो वही सवाल हो गया बस। वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या है, यहां समय कह रहा है कितना, दर के बराबर, रेट के बराबर है, और 36 रुपया का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 25 रुपया। तो बस 25 बराबर निकालना क्या हमको, दर आर निकालना, आर का वैल्यू क्या है ये निकालना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 25 बराबर पी इंटू आर इंटू टी, और टी की जगह पे भी हम आर रख देते हैं, क्यों, क्योंकि हमको आर चाहिए, बाय 100। बस अब कुछ करने की जरूरत है, तुम ऐसे सोचो, ये 100 यहां मल्टीप्लाई होगा, 36 नीचे आ जाएगा, ये आर स्क्वायर बनेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा। अरे हम क्या क्या बोल दिए भाई, देखो 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 क्या क्या बोल दी, ये 25 गुना 100 होगा, 36 गुना आर स्क्वायर के बराबर। अब ये 36 इधर से उठ के आएगा तो इधर 36 होगा, और ये आर स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। अरे एक ही बार में सोचने की आदत डालो ना यार, कितना तुम लोग एकदम लग रहा है एकदम भूसा खाता, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। 25 का हो गया 5, 100 का हो गया कितना 10, 36 का हो गया हमारा कितना 6, बस रेट का वैल्यू हो गया 10/50/6। कुछ कटेगा तो काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 25/3% हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे, तो अप्रोच थोड़ा सा लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो फिर दिक्कत है, क्या कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, जब वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष वर्ष के दर के आधे के बराबर हो, वर्ष की संख्या दर के आधे के बराबर हो, यानी कि ये है क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष की संख्या जो है वो दर के आधे के बराबर है। ओके, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां भाग हो जाता है। ब्याज जो है वो क्या हो जाता है, 1/8वां भाग, यानी कि 8 हमारा मूलधन है, 1 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। पूछ क्या रहा भाई, हाँ, तो 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो 15,000 का ब्याज निकालना है, कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, तो रेट चाहिए, तो रेट कौन देगा, कर उसी दर पे, यानी कि यहां से जो रेट निकलेगा इसी रेट से तुमको इस पे ब्याज निकालना है। तो हमको यहां सबसे पहले रेट तो निकालना होगा, तो हम सोचेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी, टी की जगह क्या लिख दे, r/2 इंटू 100, 2 से मर गया 4 हो गया, 100 इधर जाएगा तो बाहर निकलेगा 10, 4 ऊपर से नीचे आएगा तो बाहर निकलेगा 2, यानी कि r बराबर हो गया हमारा 5%। अब कह रहा है 15,000 का 8% के रेट से, सॉरी 8 वर्ष के लिए 5% से के रेट से कितना ब्याज आएगा, 8 पंचा 40%, परसेंट का 2 जीरो कट गया, 40 गुना 15, 4 15 चौका 60, 60 पे 2 जीरो, 6,000 हमारा आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, देखो, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि
मूलधन राशि के 45% के बराबर है। देखो इस बार कह रहा सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से, 45% दे दिया तो क्या हो गया, ब्याज 45% के बराबर, कहने का मतलब क्या हो गया, 45% मतलब क्या होता है, 45/100, यही तो होता है। अगर ब्याज की बात करें वो 45% दे रखा है, यानी कि 45/100 दिया हुआ है। थोड़ा और चाहो तो इसको आप इनलार्ज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से काट लो, 5 9 45, 5 20 100, यानी कि 20 रुपया में 9 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 9 रुपया बराबर P इंटू आर इंटू टी। आगे देखेंगे क्या कहता है। हाँ, बता दें, उधारी अवधि के समय का आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर के आंकिक मान के 4/5 के बराबर है, यानी कि समय का जो वैल्यू है वो आर के 4/5 के बराबर है। तो हमसे निकालना क्या है, तो दर ज्ञात कीजिए, रेट निकालना है, बस खत्म। तो रेट ये P इंटू आर तो रहेगा, और टी की बात करेंगे तो टी का वैल्यू भी आर में रख दो, 4R बाय यहां हो गया 5, 5 से कटेगा 4 हो गया, 4 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये भी 4 नीचे आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको। R² बराबर 9/16, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 9 का रूट निकलेगा 3, 4 का रूट निकलेगा 4, तो रेट का वैल्यू 3/4% हो जाएगा। आ रही बात समझ में। देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देखो सवाल हो सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आपको मन में करने के लिए, देखो झूठ मूठ का तुम्हारे ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप, जब तक आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं आएगा तो आप सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं, और जब तक करेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। इसीलिए हम बहुत चीज लिखते नहीं बोर्ड के ऊपर, जब नहीं लिख रहे हैं तो उसको तुमको भी नहीं लिखना, दिमाग के अंदर करना है, आदत तो डालना होगा ना। अच्छी चीजें जल्दी नहीं आती, प्रैक्टिस डालना पड़ता है, इसीलिए आप उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे अंदर डालने का। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 होगा, देखते हैं। ओके भैया चलो, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/25 है, कहने का जरूरत नहीं है, 2/25 यानी कि 25 रुपया में 2 रुपये, यानी मूलधन का वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट 2 हो गया, और पी का वैल्यू 25 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के 2 गुने है। वर्ष का संख्या जो है, वर्ष का संख्या जो है दर का 2 गुना है। ओके, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि रेट का वैल्यू आपसे निकालना, क्या दिक्कत है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी, और टी का वैल्यू 2R है, बाय नीचे हो गया 100, 2 से 2 मर गया, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, अगर बराबर से कनेक्टेड हो तो। ओके, आर गुना आर हो गया भैया R², ये 100 इधर जाएगा तो हो गया 100, नीचे ऊपर 25 है, इधर आएगा 25। अब हम लिख रहे हैं भाई, लिखेंगे नहीं, यहां से सीधा करेंगे कैसे, 100 इधर जाएगा उसका रूट निकलेगा 10, 25 नीचे आएगा उसका रूट निकलेगा 5, बराबर हो गया R%, सीधा 2% हमारा आंसर होगा। अदरवाइज अभी आप इसको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको करिए घर पे, कोई बात नहीं, आप 2 बराबर ऐसे लिखना 25 गुना R गुना 2R/100, तो तुम ऐसे करना, ये 100 को यहां गुना करेंगे, 2 इंटू 100 बराबर 25 तो है ही, गुना R गुना R, तो R² गुना 2 ये बन जाएगा। अब देखो 25 गुना इधर हो गया 50, अब 50 से 100 को काट दिए, 25 गुना 100 2 दुना 4 बराबर हो गया R², तो R बराबर कितना हो जाएगा, √4, यानी कि वैल्यू आएगा 2। आ रही बात समझ में। तो आप ऐसे करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की बात करेंगे, आप देखेंगे ध्यान से। कह रहा है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि 11 महीने में, फिर देखो 11 महीने की बात हो रही है, में प्राप्त ब्याज मूल धनराशि का 0.08 टाइम्स हो जाता है। बस वही बात, ब्याज की अगर हम बात करें तो अपने राशि का 0.08 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे 100 हटाएंगे, 4 से काट दिया, 4 गुना 8, 4 25 25 रुपया में 2 रुपया ब्याज मिल रहा है। समय का वैल्यू कितना दे रखा है, तो समय का वैल्यू दे रहा है 11 महीने, यानी कि 11/12 साल हो गया। ओके, और कुछ दिया है, निकालना क्या है, किस वार्षिक दर पर, रेट निकालना है, रेट निकालना, बस
अब क्या दिक्कत है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100। कुछ कटेगा क्या, P का वैल्यू दिया नहीं है क्या, हाँ दिया तो है 25। अब काट पीट दो, 25 चौका हो गया 100, 12 चौका 48, 48 गुना 2, 48 गुना 96, 96 बटे 11 सही करते हैं, 12 चौका 48, 48 गुना 96 बटा 11 बराबर आर। अब काट दो तो ये हो गया हमारा 11×99 नहीं होगा, 11×88 8 पॉइंट समथिंग आएगा, काट पीट लेना। और कुछ कटने लायक डाटा होता तो अच्छा होता, खैर कोई बात नहीं, कुछ गलती तो नहीं की ना, चेक कर लेना एक बार। 0.08 टाइम्स यानी कि 25 साल हमारा और 2 रुपये मिल रहा हमारा ब्याज, पी SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100। हाँ एकदम ठीक है, बाकी चलेगा। अब कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने समय में वह राशि 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, अब सवाल का थोड़ा सा पैटर्न बदल रहा है, अगले पैटर्न पे थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है, अब देखो एक सवाल है तो पूरा एकदम बढ़िया से बड़ा करके आपको समझा रहे हैं, अगले सवाल पे एकदम बिल्कुल छोटे तरीके से समझाएंगे, इसलिए इसको बढ़िया से गहराई से समझ लो कि बड़े को कैसे ब्रेन के अंदर ले जाएंगे और दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करेंगे और छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखेंगे। कह रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तुम ऐसे सोचो, अगर हम 1 रुपया रखते हैं ये 7 वर्ष में हो कितना जा रहा है, 2 रुपया। मतलब अगर हम तुमसे पूछे इंटरेस्ट कितना मिला तुम्हारा, तो इंटरेस्ट मिला 1 रुपया, कितने साल में, 7 साल में। यानी कि 7 साल में हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपया। अब सवाल कहेगा तो कितने समय में कोई राशि, कितने समय में कोई राशि अपना 15 गुना हो जाए। अब जरा सोचो, 15 गुना होने के लिए उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 14। अगर 1 रुपया है, 14 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो जाके 15 रुपया बनेगा वो। तो कह रहा कितने समय में वही राशि अपना 15 गुना हो जाएगा। यानी कि हमको इंटरेस्ट इस बार कितना चाहिए, 14 रुपया इंटरेस्ट चाहिए। देखो 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा था 7 साल में, अगर हमको 14 रुपया का इंटरेस्ट चाहिए तो 1 में तुम कितना से गुना किया होगा तो 14 पूरा होगा। तुम ऐसे सोचो, 1 में जब हम 14 से गुना होंगे तो सर 14 पूरेगा, तो समय में भी आप 14 से गुना कर दीजिए, बस 14 7 98, यानी कि 98 साल में ये अपना 15 गुना हो जाएगा। अब अगर तुम जिंदा रहा तो चेक कर लेना होता है कि नहीं होता है ना। तो अब हम अपने सवाल पे आते हैं, जो सवाल क्वेश्चन नंबर 33 है, आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है और ये सवाल क्या कर रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने समय में वह राशि 5 गुनी हो जाएगी। बस सोचो, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, सॉरी 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो 7 साल में 2 गुनी होने का मतलब क्या हो गया, 1 रुपया का 2 रुपया बन गया, मतलब इंटरेस्ट कितना मिला, 1 रुपया, ठीक है। कह रहा कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि हमको इंटरेस्ट चाहिए 4 रुपया, तो 4 से गुना करेंगे, 1 में 4 से गुना करेंगे तभी तो 4 रुपया इंटरेस्ट बनेगा हमारा। ओके, तो अब इस बार भी 4 से गुना करना होगा, तो 7 चौका 28 साल लगेगा उसको अपना 5 गुना होने में। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 34 सेम पैटर्न है, कह रहा निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। बस सीधा बात, 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष में उसको इंटरेस्ट मिला कितना, 2 रुपया मिला ना। अब कह रहा है 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में उसी साधारण ब्याज दर से 10 गुनी हो जाएगी। 10 गुनी होने का मतलब क्या हो गया, हमको इंटरेस्ट चाहिए 9 रुपया, हमको इंटरेस्ट कितना चाहिए, 9 रुपया। तो अब बताओ 2 में क्या गुना करें कि 9 बन जाएगा। तो अब कहने की जरूरत नहीं है, 2 में 9 बटा 2 से गुना कर देंगे, तभी 2 से 2 कटेगा और 9 बन जाएगा। अर्थात 2 में हम किससे गुना करेंगे, 9 बटा 2 से। तो इधर भी 10 में हमको किससे गुना करना होगा, 9 बटा 2 से। 2 पंचे 10, 9 पचा 45 साल लगेंगे इसको। चलो ये देख सकते हैं हम लोग, है ना, इतना दिन तक जिंदा रह सकते हैं। तो 45 साल में हम लोग उसका क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 26 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 26 वर्ष में क्या हो गया, 26 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में वो स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। बस सिंपल सा बात। एक मिनट भाई,
एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। क्या कह रहा है देखो, 26 वर्ष में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि 26 साल में स्वयं का 3 गुना हो गया, यानी कि 2 रुपये इंटरेस्ट मिला उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 रुपये हमको इंटरेस्ट चाहिए। 4 रुपये अगर इंटरेस्ट चाहिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 26 में 2 से गुना करो कितना हो गया, 52 साल उसको लगेंगे होने में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। कह रहा है कि निश्चित राशि 20 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है आपको, 20 वर्ष में 6 गुना हो जाती है। तो 20 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है 5 5 का 5 5 चौका साल, यानी कि 4 साल में 1 रुपया उसको ब्याज मिल रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, तो उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। 5 गुना होना है, यानी कि ब्याज चाहिए हमको 4, ब्याज चाहिए हमको 4, तो 4 से गुना करेंगे तभी ब्याज आएगा। तो समय में भी 4 से गुना करना होगा, यानी कि 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, 16 साल लगेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कोई राशि 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, इसी धनराशि को 29 गुना होने में कितना समय लगेगा। 100 साल में 36 गुना हो जाता है, यानी कि 100 साल में उसको ब्याज मिल रहा है कितना, 35, 5 7 35, 5 20, यानी कि 20 साल में 4 रुपए ब्याज मिलता है। तो उसको 29 गुना होना है, 29 गुना होना है, यानी कि 7 चौका 29 गुना, यानी कि 28 चाहिए हमको ब्याज, 28 हमको ब्याज चाहिए, है ना। 28 अगर हमको ब्याज चाहिए तो इसमें 4 से गुना करना होगा, तो 20 में भी 4 से गुना करेंगे, 80 साल हो जाएंगे, यानी कि 80 साल में वो अपना 29 गुना हो जाएगा। अब 80 साल तुम जिंदा रहो तो देख लेना, है ना। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या, कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 15 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। देखो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ये भी 37 नंबर ही लिखा गया है, तो आपके बोर्ड पे वही आ रहा होगा लिखा हुआ, पर है 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 15 वर्ष में स्वयं का 5 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है उसको, 4 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो 12 गुनी होने में कितना समय लगेगा, 12 गुनी यानी कि उसको ब्याज कितना चाहिए, 11। 11 होने के लिए 4 में हम 11/4 से अगर गुना कर दे तभी 11 कट 4 4 कट के 11 बनेगा। तो समय में भी कितना गुना करना होगा, 5 में 11/4 से, तो 11 गुना 15 हो गया हमको 165/4, है ना। तो ये कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 का 4, 1 पूर्णांक 1 यानी कि 11 41 सही 1/4। अब देखो ये तो ईयर में है, पर 1/4 ईयर कहने का मतलब अगर मंथ में निकालना चाहे तो 12 से गुना करना होगा, यानी कि 41 साल और 3 महीने में ये अपना 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, कोई धनराशि 12 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, तो 42 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष में 7 गुनी, यानी कि 12 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 6 रुपया, यानी कि 2 साल में 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 42 वर्ष में समय इस बार दिया है, सवाल बस उल्टा दे लिया सोचने के लिए, और कुछ नहीं है। 42 साल में, यानी कि 2 साल से 42 साल होने के लिए 21 से गुना करना होगा, तो वही कहानी इधर भी 21 से गुना कर देंगे, यानी कि 21 हो गया इंटरेस्ट, यानी कितना गुना हो जाएगा, 22 गुना हो जाएगा हमारा, 22 गुना हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको। अब देखो 38 नंबर क्वेश्चन था, अब हम बात करेंगे 39 नंबर सवाल का, और आज 40 नंबर सवाल तक हम लोग टोटल सॉल्व करेंगे। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा एक व्यक्ति 4%, 6% और 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए निवेश करता है। वही सवाल है पहला जो हम लोग कॉन्सेप्ट आज स्टार्टिंग क्लास में सीखे थे, उसी सवाल कॉन्सेप्ट बनेगा। एक वर्ष के अंत में उसे सभी तीनों योजनाओं पे समान ब्याज मिलता है, ब्याज सबको समान मिल रहा है, तो 6% दर से निवेश की गई राशि कितना है। देखो एक साल के अंत में अगर बात कर रहे हैं, इनके समय का वैल्यू तो 1 साल दे दिया है। अब जो 3 हिस्सा 15,500 को 3 चीज में इन्वेस्ट किया है, मान लो एक में 10 रुपया, एक में 20 रुपया, एक में 30 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो 15,000 का ही 3 अलग अलग हिस्सों में तुम्हारे पास अगर मान लो 50 रुपया, ठीक है, तो एक जगह तुम 10 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, एक जगह तुम 15 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, 15 10 कितना हो गया 25, और तीसरे जगह तुम 25 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, है ना। तो वही कह रहा है कुल है 15,500 उसके पास है, कुल उसको कितना है 15,500, और इसी सारे पैसे को उसको 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, यानी कि तीनों भाग को जोड़ के 15,500 पुरना चाहिए। ठीक बात। तो 15,500 हमारे पास कुल है, जिसको हम पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग में इन्वेस्ट करेंगे। पहले को जो लग रहा है
4%, 6% और 10%, यानी कि 4%, 6% और 10% के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक साल के अंत में। तो सबके लिए साल एक एक है, तो गुना करने से कोई फायदा है नहीं, ब्याज बराबर मिल रहा है। तो हमको बराबर करना होगा, तो आपको सिखाए थे। पहली बात तो कट रहा है, देखो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पंच 10, सब कट गया। अब बराबर करने का हम तरीका आपको सिखाए थे, ये 2, 3 और 5 का एलसीएम यहाँ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ 30 हो जाएगा, 30 हमारा एलसीएम हो गया। इसको 30 बनाने के लिए पी का वैल्यू 15 होना चाहिए, इसको 30 बनाने के लिए डी का वैल्यू 10 होना चाहिए, और इसको 30 बनाने के लिए टी का वैल्यू 6 होना चाहिए। यानी कि पहला हिस्सा है कितना, 15 रुपया, दूसरा हिस्सा कितना है 10 रुपया, और तीसरा हिस्सा कितना हमारा 6 रुपया। अब तुम सोचो 15,500 टोटल हमारे पास थे, तो पहला हिस्सा अगर 15 है, दूसरा हिस्सा 10 है, तीसरा हिस्सा 6 है, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो 15,500 ही पूरना चाहिए। तो बस वही कहानी, 15 6 21, 21 10 31, 31 का वैल्यू हमको कितना दे रखा है 15,500। कटेगा क्या, 31 50, हाँ कट रहा है, 31 50 500 रुपए, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 500 के बराबर। तो सवाल आपसे पूछ रहा है 6% की दर से निवेश की गई राशि, यानी कि दूसरा हिस्सा कितना है। दूसरा हिस्सा हमको मिला कितना था 10, और एक का वैल्यू है 500, तो 10 गुना 500, वैल्यू कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड लास्ट है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, और आज के क्लास को हम लोग इस क्वेश्चन के बाद खत्म करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति ने कुल 57,500 को 4%, 5% और 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में, फिर वही कहानी, जितने साल की बात हो रही है, यानी कि 1 साल की बात हो रही है, 1 साल के अंत में उसको जो ब्याज मिल रहा है सब पे समान मिल रहा है। तो 5% पे निवेश की गई राशि कितना है। 57,500 को 3 हिस्सा में 4, 5 और 8% के हिसाब से कर रहे हैं। पहला हिस्सा 4, दूसरा हिस्सा 5 और तीसरा हिस्सा 8% के हिसाब से निवेश किया, और तीनों का ब्याज बराबर मिल रहा है। 4 5 8 कैल्शियम हो गया 40, 4 दह 40, तो पी का वैल्यू 10, 5 8 40, तो डी का वैल्यू 8, और 8 पंचे 40, टी का वैल्यू 3 हो गया। तो 10 8 18, 18 5 23, 23 आ रहा ना। 23 का वैल्यू कुल कितना दिया हुआ 57,500 आ रहा है। कटेगा क्या, 23 दूना 46, 11 15, 23 पंचे 115, हाँ 2500 आ रहा है। कट के 2500 आ जा रहा है। एक का वैल्यू 2500 आ रहा है। तो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 5% पे निवेश की गई राशि, यानी कि इस दूसरा हिस्सा का वैल्यू पूछ रहा है। दूसरा हिस्सा कितना था हमारा 8, एक का वैल्यू है 2500, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 गुना 2500, 8 पंचे 40 के सुनना हाथ में 4, 8 दूना 16, 4 20 पे 2 ठो 0, यानी कि 20,000 हमारा राशि इन्वेस्ट किया था दूसरे टाइप के काम में। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं अंत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को सारे सवाल को अच्छे से क्लियर कर लेना है, प्रैक्टिस करना है, और बार बार रेगुलरली प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहिए। चलिए ओके बाय।